दोस्तों 25 साल की एक नौजवान लड़की जो सीए कर चुकी थी, एक कंपनी में जॉब करती थी। इसके जो फादर थे वो पुलिस में ऑफिसर थे, अब रिटायर हो चुके हैं। ये लड़की एक कंपनी के लिए जॉब करती है और अचानक एक दिन गायब हो जाती है। उसके बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। इसके ऊपर कई तरीके के आरोप लगते हैं, जिसमें फरोशी के भी आरोप लगते हैं और 1 करोड़ रुपए का गबन का भी आरोप लगते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि पूरा देश दहल जाता है। दोस्तों, इस लड़की की कहानी सुनने के बाद आपका दिल भी दहल जाएगा कि इस लड़की के साथ क्या क्या हो गया। दोस्तों, एआई का ये दौर है और आजकल बहुत सारी चीज़ें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आपने नाम सुना है, इसका इस्तेमाल कितना घातक हो सकता है, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विराज शर्मा शर्मा 3 न्यूज़ चैनल पर आप लोगों के सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, एक ट्रक वाला आता है और एक ढाबे पर अपनी ट्रक को खड़ा करता है। वहाँ पर बहुत सारे ट्रक वाले बैठे होते हैं, सभी लोगों की आपस में बातचीत हो रही थी। तभी कुछ ट्रक वाले आपस में बात कर रहे थे कि यार वो लड़की जो थी, जो कल मिली, उसके साथ तो मज़ा ही आ गया। वो लड़की ने ऐसा मुझे खुश किया कि मेरा दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया। जी करता है कि उसके साथ मैं हमेशा रहूं। इतने में दूसरा बोलता है कि यार बात तो तुम्हारी सही है, लड़की तो बहुत मज़ेदार है, मैं भी उससे मिल चुका हूँ, लेकिन ममता के उसका तो क्या ही कहना। इतने में ये जो ट्रक वाला जो आया था, जब ये बातें सुन रहा था तो उसका दिमाग ठनका और उससे उन लोगों ने पूछा, उस ट्रक वाले ने और लोगों से पूछा कि यार तुम किस ममता की बात कर रहे हो। तो उसने कहा, मैं उसी ममता की बात कर रहा हूँ जो एक दिन का 5,000 रुपये लेती है, लेकिन भाई साहब जो मज़ा देती है वो कोई और नहीं देता। इस तरीके की बातें जब वो लोग उससे बोलते हैं तो ये ट्रक वाला भी कहता है, हाँ यार मैं भी तो मिला हूँ, ये तो बहुत ही मस्त लड़की है, कसम से मज़ा आ जाता है इसके साथ में। ये जो ममता नाम की लड़की होती है, ये सीए कर चुकी थी और एक कंपनी में जॉब कर रही है। कंपनी में जो बॉस होता है वो अचानक इसको बुलाता है और ज़ोर से डांटता फटकारता है, तुम क्या कर रही थी, तुम्हारी वजह से ये जो गबन हुआ है इसको पता करो कि ये गबन किसने किया है। पूरा पूरा 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये लड़की जो होती है परेशान हो जाती है और कहती है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है सर, आप चाहे तो जांच कर लीजिए, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। लेकिन जो उसका बॉस होता है वो इसको डांटता रहता है, फटकारता रहता है। लेकिन जो लड़की थी ये हर बार यही बात बोल रही थी कि सर मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया है। बॉस की डांट सुनने के बाद जैसे ही वो ऑफिस से बाहर निकलती है तो ऑफिस के सारे लोग उसको देख रहे थे और उसको बहुत ही ज़्यादा अपनी बेइज्जती महसूस होती है और ये अपने घर चली जाती है। घर आकर ये गुमसुम सी रहने लगी, किसी से बात नहीं कर रही थी, किसी से बोल नहीं रही थी। इसका जो पिता था, जो कि रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, वो इससे बोलता है, क्या बात है बेटी, तुम इतना परेशान क्यों हो ममता, आखिर बात क्या है। ये अपने बाप से कुछ नहीं बताती है और बस गुमसुम सी रहती है। इसका बाप जो डायबिटीज़ का पेशेंट है और इसकी बेटी ममता इसको इंसुलिन का इंजेक्शन देती है और कुछ दवाइयाँ देती है। उसके बाद उस रात को ये लोग सो जाते हैं। अगले दिन सुबह रोज़ की ही तरह ममता ऑफिस के लिए निकलती है और कुछ समय के बाद इसकी माँ को अचानक इसकी चिंता होती है और ये फ़ोन मिलाती है। जैसे ही फ़ोन मिलाती है तो ऑफिस के लोग बताते हैं कि ममता तो आज ऑफिस आई ही नहीं है। ये सुनकर ममता की माँ थोड़ा सा परेशान हो जाती है कि आखिर क्या बात है। उसके बाद और दोस्तों को फ़ोन मिलाती है। ममता के जो और भी दोस्त थे, जो सहेलियाँ थी, सब जगह से यही जवाब होता है कि मुझे नहीं पता कि ममता कहाँ पर है। और फिर जो ममता की माँ होती है ये और ज़्यादा परेशान होने लगती है और ये सीधे अपने पति को फ़ोन करती है और बताती है कि ममता तो ऑफिस आज गई ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है, और कल कुछ परेशान भी लग रही थी। ममता का जो पिता होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और ममता के एक दोस्त को फ़ोन लगाता है जिसका नाम मोहम्मद यूनुस होता है। ये मोहम्मद यूनुस से जब बात करता है तो वो भी कहता है कि अंकल जी मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है, क्योंकि वो मेरे पास भी नहीं आई है। आज मैं भी ऑफिस नहीं गया हूँ, मेरा थोड़ा काम था साइड में तो मैं नहीं जा पाया।
धीरे धीरे दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है और पूरा घर परिवार परेशान हो जाता है। ममता के और भी रिश्तेदारों में फ़ोन करके पूछा जाता है, लेकिन ममता का कहीं भी अता पता नहीं चल रहा था। ममता के जो माँ बाप होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। धीरे धीरे करके वो और पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक पूरा दिन बीत जाता है और ममता का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इसी बीच ममता का जो रिश्तेदार के कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं चलो अब पुलिस में रिपोर्ट लिखवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ममता का कुछ पता नहीं चल रहा है। ये लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं और बताते हैं कि सर ऐसी सी बात है, मैं खुद एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरी बेटी 24 घंटे से ऊपर हो गया है, ये अभी तक घर नहीं आई है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जो पुलिस ऑफिसर होता है वो पूरी बात को सुनता है और कहता है ठीक है, हम पता लगाएंगे। ममता के मोबाइल नंबर और उसकी लोकेशन निकाली जाती है। जो लोकेशन निकाली जाती है वो घर से ही कुछ दूर पर मिलती है, एक समुद्र के किनारे। उस लोकेशन पर जब पुलिस पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर ना ममता मिलती है ना उसका मोबाइल फ़ोन मिलता है, लेकिन जो लास्ट की जो लोकेशन होती है वो दिखाता है ममता की उस समुद्र के किनारे। अब पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि ममता को कैसे ढूंढा जाए। धीरे धीरे दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है और 2 दिन 4 दिन 5 दिन इसी तरह बीत जाता है और 10 दिन के बाद जब पूरे घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो अचानक ममता का एक फ़ोन आता है। जैसे ही फ़ोन आता है उसकी माँ फ़ोन उठाती है और कहती है बेटी तुम कहाँ पर हो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। फिर ममता कहती है मम्मी मैं जहाँ पर हूँ बिल्कुल सही हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करो, जब मेरा मन होगा तब मैं आ जाऊँगी। और इतना करके फ़ोन काट देती है। इसी फ़ोन की रिकॉर्डिंग को इसके माँ बाप पुलिस वालों के पास जाते हैं और पुलिस को साफ साफ जानकारी देते हैं कि ये जो हमारी बेटी है इसने अभी फ़ोन किया था, ये नंबर है और इस नंबर से उसने फ़ोन करके ये बताया है कि वो जहाँ पर है सुरक्षित है और उसको ढूंढने की कोशिश ना की जाए। अब पूरे जो पुलिस महकमा होता है, पुलिस भी परेशान हो जाती है। उस नंबर की फिर से लोकेशन निकाली जाती है, लेकिन ये पता नहीं चलता है कि ममता कहाँ पर है। उस लोकेशन पर जाकर देखा जाता है तो ममता वहाँ नहीं मिलती है, ना ही ममता का कोई सुराग मिलता है। अब बात ये आती है कि ये फ़ोन आखिर ममता ने क्यों किया और थोड़ी सी बात करके फ़ोन क्यों काट दिया। ममता के माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं दोस्तों। अब पुलिस भी बहुत ज़्यादा गहनता से इसका जांच और पड़ताल में जुट जाती है। पुलिस की जो साइबर क्राइम की टीमें होती हैं वो उसके लास्ट में जो दोस्तों से बात होती है, सारे दोस्तों को एक एक करके उठाना शुरू करती है और कुछ दोस्तों से पूछताछ करना शुरू करती है। लड़का हो लड़की हो, उसके ऑफिस के हो, उसका बॉस हो, सभी लोगों से बात की जाती है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता और पुलिस को कोई भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल रहा था। पुलिस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर ममता कहाँ है। इधर धीरे धीरे करके 15 दिन बीत जाते हैं, लेकिन पुलिस को कुछ पता नहीं चलता है। तभी अचानक जो ममता होती है उसका एक दोस्त होता है, उसके मोबाइल पर कुछ तस्वीरें आती हैं। ये तस्वीरें किसी और की ही नहीं बल्कि ममता की होती हैं। ममता एक आदमी के साथ बैठकर शराब पी रही थी उस फोटो में, और 2-4 और फोटो आती हैं। उस फोटो में वो दूसरे आदमी के साथ, यानी कि हर फोटो में अलग अलग आदमी के साथ ममता बैठी हुई है और कुछ उत्तेजनावश हालत में है, कुछ ऐसी हालत में है जिसके वो रोमांस कर रही है उन लड़कों के साथ, इस तरीके का। जैसे ही ये फ़ोटो उस लड़के के पास आती हैं, मोहम्मद यूनुस जाकर उसके घर वालों को देता है। उसके जो माँ बाप होते हैं वो जैसे ही फ़ोटो को देखते हैं तो उसकी माँ देखती है और कहती है कि इससे अच्छा तो ये है कि ममता मर ही जाए। अगर ये बाहर जाकर धंधा करने लगी है और हमारी इज्जत को तार कर रही है, इससे अच्छा है कि ममता मर ही जाए, बवाली ख़त्म हो, दोबारा इस घर में ममता को आने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ममता का पिता था वो बार बार कह रहा था कि ये सच्चाई नहीं है, मैं इस चीज़ पर विश्वास नहीं कर सकता, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है। लेकिन ममता की जो माँ थी वो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और इन तस्वीरों को देखने के बाद ममता की माँ ने ममता से पूरी तरह पल्ला झाड़ लिया। अब ममता की माँ और ममता का जो बाप था, ये दोनों आपस में लड़ना शुरू हो गए।
बाप कह रहा था कि ऐसी ये इस बात में सच्चाई नहीं, लेकिन जो उसकी माँ थी वो लगातार कह रही थी कि मुझे इस लड़की से कोई मतलब नहीं है, अब इसको इस घर में आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इन फ़ोटो को ले जाकर वो लोग पुलिस के पास भी जाते हैं और कहते हैं सर ये फ़ोटोज़ आई हैं, इस नंबर से आई हैं। उस लोकेशन को भी पुलिस वाले ट्रैक करते हैं, लेकिन उस लोकेशन पर भी ममता का कुछ पता नहीं चलता है। आखिर ये खेल क्या चल रहा था दोस्तों? पुलिस का भी दिमाग घूम जाता है, चकरा जाता है। आखिर ये क्या चल रहा है? क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा गिरोह है, या ममता कोई खेल खेल रही है, या ममता धंधा करने लगी है? ममता क्या करने लगी है? एक सीए की पढ़ाई करने वाली लड़की जो सीए करके एक अच्छा खासा जॉब कर रही थी, अचानक से गायब हो जाती है। पुलिस इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रही थी। धीरे धीरे 20 दिन बीत जाते हैं और जो ममता के माँ बाप थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसी बीच ममता के माँ बाप को बहुत ज़्यादा जब टेंशन होने लगती है, तो जो ममता का पिता था उसको अचानक हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसको मोहम्मद यूनुस जो उसके दोस्त थे और 2-4 रिश्तेदार मिलकर अस्पताल लेकर जाते हैं और वहाँ पर उसका हार्ट का ऑपरेशन के लिए डॉक्टर बोल देते हैं। उसकी एंजियोग्राफी होती है और उसके बाद हार्ट का ऑपरेशन होता है। जैसे ही उसका पिता स्वस्थ होकर बाहर आता है, मगर ममता का कोई पता नहीं चल रहा था। उसका जो पिता था वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और पुलिस से डायरेक्ट कांटेक्ट करने में लगा हुआ था कि किसी तरह ममता का कोई सुराग मिल जाए। लेकिन पुलिस भी छानबीन में लगी हुई थी, लेकिन ममता का कुछ पता नहीं चल रहा था कि अचानक ममता गई तो कहाँ गई। तभी अचानक ये जो न्यूज़ टीवी में चल रही थी, तभी एक यूट्यूब की एक लड़की थी जो फेसबुक में अपने घूमने फिरने वाले व्लॉग बनाती थी, उसकी नज़र इस टीवी शो पर जाती है, इस न्यूज़ पर जाती है। जैसे ही वो उस न्यूज़ को सुनती है और उसको दिमाग में कुछ क्लिक करता है। ये लड़की जैसे ही और जोर डालती है अपने दिमाग में, तो इसको याद आता है कि ये जिस लड़की की फ़ोटो दिखाई जा रही है, ये मेरे पिछले वीडियो में कहीं ना कहीं मैंने इसको देखा है। तो वो अपना पूरा वीडियो रिवाइंड करके देखती है लड़की। ये जो घूमने फिरने वाली ये जो व्लॉगर लड़की होती है, पूरे वीडियो को घुमा कर देखती है। तो इसमें ममता जब ये वीडियो बना रही थी, तो इसके ठीक पीछे ममता कार में बैठकर कहीं जा रही थी। तो जैसे ही ये वीडियो को देखती है, तो उस कार का नंबर इसके वीडियो में आ जाता है और ये उस वीडियो को जैसे ही जूम करती है, तो देखती है कि ये लड़की कोई और नहीं, ये ममता ही है। जैसे ही इसको ये कन्फर्म होता है कि ये लड़की कोई और नहीं, ये वही लड़की है जो न्यूज़ में दिखाई जा रही है, तो ये सीधा पुलिस स्टेशन जाती है और बताती है कि सर, ये जो लड़की है, इस लड़की को मैंने देखा हुआ है और ये मुझे 20 दिन पहले यहाँ पर जब मैं वीडियो बना रही थी, ये मेरे वीडियो पर आई। और जैसे ही पुलिस वाले इस वीडियो को देखते हैं, तो उस जिस गाड़ी में वो लड़की ममता बैठती है, उस गाड़ी का नंबर आ जाता है। जैसे ही वो नंबर आता है, पुलिस तुरंत टीम को आगे बढ़ा देती है और इस नंबर के जो ओनर होता है उसको पुलिस उठवा लेती है। फिर उसकी ज़ोरदार पिटाई शुरू होती है, लेकिन वो आदमी कहता है सर, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो अपने ऑफिस जा रहा था और जिस दिन की आप बात बता रहे हैं उस दिन तो मैं ऑफिस में ही था, मैं तो कहीं गया ही नहीं। और आप ये जिस लोकेशन की बात बता रहे हैं वहाँ पर मैं गया ही नहीं। ये गाड़ी का नंबर ज़रूर मेरा है, लेकिन ये गाड़ी मेरी नहीं है। कलर भी यही गाड़ी का है, लेकिन ये गाड़ी मेरी नहीं है। अब पुलिस और ज़्यादा सदमे में आ जाती है कि आखिर ये चल क्या रहा है, आखिर ये माजरा क्या है। पुलिस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और छानबीन में जुटी रहती है। लेकिन ये जो गाड़ी का ओनर होता है, इसको गाड़ी सहित जेल में बंद कर देती है। इसको गाड़ी को सीज कर दिया जाता है और गाड़ी के ओनर को जेल में बंद कर दिया जाता है। इधर ममता के जो माता पिता थे, ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। तभी एआई से संबंधित एक वीडियो आता है, जिस वीडियो में शाहरुख खान से कुछ ऐसी चीज़ एक वीडियो में बुलवाई जा रही थी जो शाहरुख खान ने असली में ऐसा कभी कहा ही नहीं, और उसमें नीचे लिखा था एआई जनरेटेड। जैसे ही वो पुलिस उस वीडियो को देखती है, तो पुलिस का दिमाग ठनकता है कि आजकल तो एआई का ज़माना है और एआई के माध्यम से तो कुछ भी बुलवाया जा सकता है। जैसे ये बात दिमाग में आती है, तो पुलिस वाले भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर माजरा क्या है, और छानबीन में जुट जाते हैं। तो जो फ़ोटो इसके दोस्त मोहम्मद यूनुस के जो मोबाइल में जो फ़ोटोज़ आई थी, उस फ़ोटोज़ को पुलिस
दोबारा वेरीफाई करने के लिए भेज देती है कि ये एआई से जनरेटेड है या फिर असली फोटोज है। जो लैब में टेस्टिंग होती है, फिर जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि ये वाली जो फोटोज है ये एआई से जनरेटेड है। फिर वो जो वॉइस, जो एक फ़ोन आया था जिसमें ममता ये कह रही थी कि मम्मी मैं ठीक हूँ, मेरी टेंशन मत लो और मैं घर आ जाऊँगी जब मेरा मन होगा। इस जब वॉइस जो ये फ़ोन आया था इसकी जब टेस्टिंग की गई तो उसमें भी ये पता चला कि ये जो फ़ोन आया था, ये जो आवाज़ थी, ये भी एआई से यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड है, ये उसकी असली आवाज़ नहीं है। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद, देखने के बाद उसके घर वालों का दिमाग चकरा जाता है और पुलिस भी अचंभे में पड़ जाती है और अब ये पता चल चुका था कि ममता जहां भी है वो सुरक्षित नहीं है। धीरे धीरे दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है और ममता की खोज में पुलिस आगे चलती रहती है और धीरे धीरे करके 1 महीना बीत जाता है। तभी अचानक पुलिस के पास एक फ़ोन आता है। उस फ़ोन में पुलिस को यह बताया जाता है कि समुद्र के किनारे बहुत सारे टुकड़े मिले हुए हैं एक लाश के। पुलिस वहां पर पहुंचती है और देखती है तो उन सारे टुकड़ों को इकट्ठा कर लिया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसका डीएनए टेस्टिंग होती है, तब पता चलता है कि ये जो लाश है ये किसी और की नहीं, ये ममता सुथार की है। ये ममता सुथार, ये वही ममता सुथार है जिसकी जांच में पुलिस 1 महीने से लगी हुई है। अब दोस्तों ये केस पूरी तरीके से उलझ जाता है और पुलिस को कुछ नहीं पता चलता है कि आखिर मर्डर किया तो किसने किया। तभी अचानक एक दिन एक ट्रक का ड्राइवर ममता सुथार के घर पर आ जाता है और उसके माँ बाप से कहता है कि क्या ममता है। तो ममता के जो माँ बाप थे वो कहते हैं वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, वो तो मर चुकी है, उसको किसी ने मार दिया है। और आप कौन है? तो वो बोला कि मैं ममता से मिलने आया हूँ, मैं ममता से शादी करने वाला था और ममता का कुछ अता पता नहीं चल रहा है कि ममता कहाँ पर है। जैसे ही ये बात वो बोलता है तो वो लोग तुरंत पुलिस को फ़ोन कर देते हैं और पुलिस वहाँ पर आकर उस आदमी को, उस ट्रक वाले को पकड़ लेती है और उसको पिटाई शुरू कर देती है। अब ये बोलता है कि सर मुझे आप क्यों मार रहे हैं? मैं तो अपनी ममता को ढूंढने आया हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता था, वो भी मुझसे शादी करना चाहती थी। अब पुलिस वाले जब फ़ोटो दिखाते हैं बोलते हैं कि कौन सी ममता की बात कर रहे हो, यही ममता है ना। जैसे ही फ़ोटो दिखाते हैं तो फ़ोटो देखता है और कहता है नहीं साहब, ये मेरी ममता नहीं है, मेरी ममता तो कोई और है, आप मुझे खामखा मार रहे हैं, मैं केवल अपने ममता के लिए यहाँ पर आया हूँ। मगर फिर पुलिस वाले उसको मारते हैं, बोलते हैं सच बता, यही तेरी ममता है कि नहीं? वो बोलता है कि नहीं, मेरी ये ममता मेरी नहीं है, मेरी जो ममता है वो दूसरी है। उसके बाद वो अपनी ममता की फ़ोटो दिखाता है और पुलिस वाले चकरा जाते हैं कि अब ये नई ममता कौन सी आ गई। दोस्तों ये केस पूरी तरीके से उलझता जा रहा था। फिर दोस्तों ये जो ट्रक ड्राइवर था, इससे पूरी गुत्थी सुलझाई जाती है। इससे पुलिस पूछती है कि तुम ये बताओ कि तुम कौन, जिस ममता की तुम बात कर रहे थे वो ममता तुमको कहाँ मिली थी? वो बोला सर ये जो ममता है ये एक वेश्या है और ये धंधा करती है, मैं आपको वो जगह, वो कोठा दिखा सकता हूँ जहाँ पर ये धंधा करती है। वो ट्रक वाला पुलिस को उस कोठे में ले जाता है, वहाँ पर पूछा जाता है कि ये ममता कहाँ पर है। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद जो और भी वहाँ पर लड़कियाँ होती हैं वो बताती हैं कि ये जो ममता है, ये ममता इस कोठे में काम करती है। वो जो ट्रक वाले की ममता होती है वो कोठे पे काम कर रही होती है और ये ममता वो ममता सुधार नहीं होती है। और वहीं पर एक लड़की होती है, जो लड़की पुलिस को देखकर वहाँ से भागने लगती है। जैसे ही पुलिस को देखकर वो लड़की भागती है, पुलिस उसको पकड़ लेती है और उसको पकड़कर बंद कर देती है और उसको पूछती है कि आखिर तुम भाग क्यों रही थी? कहती है नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस आप लोगों को देख के भाग रही थी। लेकिन फिर महिला पुलिस जब उसकी पिटाई शुरू करती है तब वो बताती है कि देखिए ये जो ममता है वो ममता अलग है और ममता सुथार अलग है। इतने में इसकी जो फ़ोन पुलिस ले लेती है, इसकी फ़ोन की कॉल डिटेल चेक की जाती है। तो कॉल डिटेल में बहुत सारे जब नंबरों की जांच होती है तो एक नंबर आता है, उस नंबर पर पुलिस जब फ़ोन करती है तो वो जो व्यक्ति उठाता है
वो व्यक्ति, उस फ़ोन को उठाने वाला कोई और नहीं, वो होता है मोहम्मद यूनुस, जो इसका दोस्त होता है ममता सुथार का। और तुरंत पुलिस जाकर मोहम्मद यूनुस को उठा लेती है और उसकी ज़ोरदार पिटाई होती है। तो वो पूरी सच्चाई और कहानी उगलता है और बताता है कि ममता सुथार को उस मोहम्मद यूनुस ने ही मारा है। और पुलिस पूछती है कि आखिर तुमने क्यों मोहम्मद यूनुस को मारा? तो वो बताता है कि देखिए सर, बात ये है कि ये मेरे ऑफिस में काम करती थी और हम लोग एक दूसरे के एक अच्छे दोस्त थे, लेकिन मैं और मेरी एक गर्लफ्रेंड वहीं पर काम करते थे और मैंने 1 करोड़ रुपए का गबन किया था। ये जो 1 करोड़ रुपए का गबन किया था, इसमें मैंने ममता मैडम से कहा था कि मैडम वो गबन मैंने किया है, जो अकाउंट में हेरा फेरी हुई है वो मैंने की है। इतने ममता मैडम बोले कि 2 दिन है तुम्हारे पास, अगर तुमने ये पैसे लौटा दिए तो ठीक है, नहीं तो मैं बॉस को बता दूंगी कि तुमने ये पूरा 1 करोड़ रुपए का गबन किया है और कंपनी को 1 करोड़ का नुकसान पहुंचाया है। मैंने ममता मैडम को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ममता मैडम नहीं मानी। अब मैं क्या करूं सर, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। इस वजह से मैंने ममता को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस उसकी और पिटाई करती है और वो एकाएक करके पूरी कहानी को खोल देता है और ये मोहम्मद यूनुस बताता है कि ममता को अगर मैं ना मारता तो वो मेरी 1 करोड़ का जो मैंने घपला किया था वो बॉस को बता देती और मैं जेल चला जाता और मेरी गर्लफ्रेंड जो थी उसको भी जेल जाना पड़ता, क्योंकि ये पूरा काम हम लोगों ने ही किया था। दोस्तों, ये पूरा केस खुलकर सामने आ जाता है और ममता जो अब इस दुनिया में नहीं रही, एक 25 साल की हसीन और जवान लड़की जिसने इस दुनिया को छोड़ दिया, इस दुनिया में नहीं रही। एआई के इस दौर में, आर्टिफिशियल के इंटेलिजेंस के इस दौर में इस तरीके की बहुत सारे वाक़ये हो रहे हैं। दोस्तों, सावधान रहें और सतर्क रहें, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं होती हैं। आपके सामने जो वीडियो आते हैं, जो फ़ोटोज़ आती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सही हो, वो गलत भी हो सकते हैं। इसलिए बिना जांच पड़ताल के किसी भी फ़ोटो और वीडियो को सही न मानें। ये कहानी आपको कैसी लगी, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।